नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश में। और अब हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश पोर्टफोलियो के ब्रह्मास्त्र। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। देखिए, पूरे देश में इस वक्त त्योहार का माहौल है। जगह जगह पर रावण दहन और रामलीला की तैयारी चल रही है और ऐसे में जो उत्साह है वो दो गुना हो चुका है, क्योंकि आज बाजार में भी देख रहे हैं कि एक फेस्टिव मूड चालू है और लगातार हम एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। और अब तो ये भी बात की जा रही है कि सेंसेक्स भी जल्द ही 1 लाख का जो स्तर है वो पार कर सकता है। तो देखना होगा वो स्तर आता है या नहीं, लेकिन अभी के लिए हम आपको तैयारी करवा देते हैं। ऐसे में देखिए, विजयदशमी का मौका है और आपके लिए भी फ़ायदा यहाँ पर होना चाहिए। तो हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट का एक पैनल जुड़ेगा जो कि आपको बताएगा कि कौन कौन से ऐसे शेयर आपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए जो कि आपको कमाई का शानदार मौका दे सकते हैं। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट वो शेयर बताएंगे जो कि मुनाफे पर सटीक निशाना और बनेंगे आपके पोर्टफोलियो के ब्रह्मास्त्र। तो चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ इंडी ट्रेड कैपिटल से सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही साथ रिलायंस सिक्योरिटी से मितुल शाह भी मेरे साथ बने हुए हैं। कुछ ही देर में एक और एक्सपर्ट को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए समय देने के लिए और दशहरा की आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुदीप सर, पहले तो आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, फेस्टिव का माहौल है, बाजार भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है, त्योहारी मूड में है इस वक्त और लगातार हम देख रहे हैं एक नई ऊंचाई छू रहा है बाजार। और अब 1 लाख की भी बात की जा रही है, बोल रहे हैं कि सेंसेक्स 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर सकता है। तो मार्केट पर आपका क्या व्यू बन रहा है सर, और इसके अलावा कौन सा स्टॉक है जो इस श्रेणी में आप पहला स्टॉक सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को ब्रह्मास्त्र के रूप में? आपको और आपके सारे दर्शकों को हमारी तरफ से शुभ विजयादशमी की शुभकामनाएं। मार्केट बहुत ही अच्छे स्टेज पे है और देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि इंडियन मार्केट अभी भी बहुत दूर जाने वाला है। हाँ, इंडेक्स 1 लाख का टच करेगा या निफ्टी 25,000 टच करेगा, ये और कब टच करेगा ये इमीडिएटली बोलना मुश्किल है, पर ये जरूर हम कहेंगे कि मार्केट बहुत ही एक पॉजिटिव जोन में है। 2-4 बातें मैं कहना चाहूंगा बिफोर आई मूव टू स्पेसिफिक स्टॉक्स। एक तो ग्लोबल लिक्विडिटी बरकरार है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी पर्टिकुलरली रिटेल निवेशक बहुत पैसा मार्केट में ला रहे हैं और ये डायरेक्ट आ रहा है और इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी के जरिए भी आ रहा है और एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट कर रहा है ताकि एफआईआई, एफपीआईज का बिकवाली भी जब आता है थोड़ा बहुत तो इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इंडियन रिटेल मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए मार्केट एक लेवल मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल इकोनॉमिक स्थिति जो है, डिमांड वापस आ गया है, बहुत अच्छा तगड़ा डिमांड है हर सेक्टर में। थोड़ा बहुत दिक्कतें सप्लाई साइड में देखने को मिल रहा है और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द वो भी रिजॉल्व हो जाएगा ओवरऑल ग्लोबल में मार्केट में। तो ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा माहौल है, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे मल्टी ईयर री रेटिंग चल रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी का मैं जिक्र करूंगा, उसमें से एक शेयर का भी जिक्र करूंगा। अभी शेयर के अगर ब्रह्मास्त्र आप कह रहे हैं तो 2-3 शेयर मैं लेके आया हूं। पहला शेयर मैं बताऊंगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। पैंडेमिक के बाद ओवरऑल इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट और इंश्योरेंस का नेसेसिटी आम जनता के पास साफ है और इसका बहुत बड़ा फायदा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मिलेगा, यही उम्मीद है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं उससे भी साफ हो रहे हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस हमेशा तगड़ा रहा है और इनके कॉस्ट रेशियोज बहुत ही बेहतरीन है, इंडस्ट्री लीडर है और ऐसे ही मेंटेन होगा, उम्मीद की जा रही है। इनका जो एजेंसी चैनल में इतना फोकस नहीं था, अभी एजेंसी चैनल में भी बहुत अच्छा फोकस आ गया है, वो भी डेवलपमेंट हो रहा है और आने वाले दिनों में ये भी एक बहुत अच्छा तगड़ा पॉजिटिव लाएगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए, उम्मीद की जा रही है। जो इनके रिटर्न रेशियोज है वो थोड़ा इंडस्ट्री लीडर्स के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का था और उम्मीद ये है कि बाय FY23 इनके जो रिटर्न रेशियोज वो भी इंडस्ट्री लीडर के आसपास आ जाएगा। ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री के वैल्यूएशन देखें तो उसके हिसाब से, पेयर कंपैरिजन के हिसाब से अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे काम कर रहा है। 1500 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे हम निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आप अगर 1 साल नजरिया है तो बेझिझक करंट लेवल पे खरीद सकते हैं।
ओके, तो 1 साल का नज़रिया है, बेझिझक आप करंट लेवल पर भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं 1500 के लक्ष्य के लिए। चलिए, अब आशीष माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एडवाइजर से। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और दशहरे की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे भी समझना चाहेंगे, अब फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, कंजम्पशन थीम इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहता है, तो इस फेस्टिव सीजन कंजम्पशन थीम को बूस्ट करने के लिए आप कहीं घूमने वगैरह कहीं जा रहे हैं, या फिर इस स्पेस से जुड़ा हुआ कोई स्टॉक सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, जैसे सारे देशवासियों की एक इच्छा है मन में कि घर से बाहर निकला जाए और कहीं दूसरी जगह जाया जाए, तो मेरी भी इच्छा है, बिल्कुल बनी हुई है। और इच्छा है मेरी भी कि थोड़ा-सा कंट्री साइड देखने की बिल्कुल इच्छा है। तो दिवाली की छुट्टियों में बिल्कुल उसका मैं फ़ायदा लूँगा। और मेरा स्टॉक भी उससे ही रिलेटेड है। पहला जो है आईआरसीटीसी। मेरा मानना है कि जो अनलॉक जो थीम है और जो कंजम्पशन थीम है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जिसको मिलने वाला है वो आईआरसीटीसी रहेगा। तो जो वन वे आप आईआरसीटीसी में मूवमेंट देख रहे हैं, ये बिना किसी रीजन के नहीं है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, और जो ट्रेन्स में अब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर ट्रेन में वेटिंग लिस्ट शुरू हो गया है। तो उसका बेनिफिट आईआरसीटीसी को ही मिलेगा, क्योंकि जो उनका रेवेन्यू मॉडल है वो मोनोपोलिस्टिक मॉडल है। तो इसी कारण से किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की राडार में ऐसे बिजनेस हमेशा रहते हैं जहाँ बिल्कुल मोनोपोली हो और जो मार्जिन उनके कंट्रोल में हो। इसके अलावा रेलवे का जो असेट मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम है, उसका भी काफ़ी बेनिफिट आईआरसीटीसी को मिलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी रेलवे स्टेशन नए बनेंगे, वहाँ पर केटरिंग सारा आईआरसीटीसी देखने वाला है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट भी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक को अभी भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, और 1 साल में 8,000 रुपए का प्राइस था। हुँ। ओह वाओ, नाइस। तो 1 साल में 8,000 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तेज़ी लगातार बनी हुई है आईआरसीटी के शेयर में, हम देख रहे हैं। कंजम्पशन थीम की बात कर लें, अनलॉक थीम की बात कर लें, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जिसको बताया जा रहा है वो है आईआरसीटीसी। तो इन स्तरों पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगले 1 साल के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं, और 8,000 तक के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। ये राय आशीष की तरफ से। अब अगले एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। रिलायंस सिक्योरिटी से मितुल शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं। मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हैप्पी दशहरा टू यू। आपसे भी समझना चाहेंगे, अभी फेस्टिव सीजन के साथ साथ देखिए हम देख रहे हैं कि अर्निंग का जो थीम है, अर्निंग सीजन भी साथ ही साथ उसके चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस पूरे माहौल को देखते हुए, पूरे डेवलपमेंट्स को देखते हुए, कौन कौन से सेक्टर हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं ऐसे में, और आपकी तरफ से पहला शेयर बताइए। शुक्रिया। सबसे पहले आपके नए चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक हिंदी भाषीय चैनल फॉर इन्वेस्टर्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आपको और आपकी टीम को दशहरा की शुभकामनाएं। मार्केट पे नजर करें तो जैसे हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, आईएमएफ ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट मेंटेन किया है। हालांकि सारे ही मेजर इकोनॉमी यूएस, यूरोप सभी के जीडीपी फोरकास्ट को डाउनग्रेड किया है। सो सबसे बड़ी उपलब्धि है, और उसी के चलते आगे चल के एफआईआईज का फ्लो भी ज्यादा आएगा, और ये सारी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी साइक्लिकल कंपनीज पे हमेशा ही ज्यादा बुलिश रहती है। सो वो साइक्लिकल कंपनी हम ज्यादा प्ले करने के थीम पे जाते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर और कुछ हद तक आईटी सेक्टर के पर्टिकुलर सेगमेंट्स भी हमें ज्यादा बेहतरीन रखते हैं। उसी के हिसाब से फर्स्ट स्टॉक में कहूंगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड प्योरली कॉमर्शियल व्हीकल प्ले है, और कॉमर्शियल व्हीकल के नंबर्स पिछले साल और उसके पहले के 2 साल, मतलब बिफोर कोविड भी इतने गिरे हुए थे कि यदि हम 100% प्लस ग्रोथ पकड़ते हैं उस बेस पे, उसके बावजूद भी कॉमर्शियल व्हीकल के वॉल्यूम्स पीक लेवल से 15-20% नीचे रहते हैं। So there is a very huge possible growth in this segment. उसी बेसिस पे अशोक लेलैंड में फंडामेंटल ट्रिगर्स भी पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स रिलीज हो रहे हैं, बट उसके अलावा लेटेस्ट इंटरेस्टिंग ट्रिगर जो कि टाटा मोटर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डील, तो उसी तरह अशोक लेलैंड में भी स्विच मोबिलिटी करके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी है, जिसमें कुछ यूएई के इन्वेस्टर ने पिछले
कुछ दिनों में इन्वेस्ट किया था, जिसके मुताबिक कंपनी की वैल्यू 14,000 करोड़ तक जा रही थी। बट टाटा मोटर डील को हम अगर ध्यान में रखें तो ये वैल्यू 30-40 हजार करोड़ तक भी स्विच मोबिलिटी को फ्यूचर में मिल सकती है, और उसके चलते रफली 70 से 80 रुपया वैल्यू खाली ये सब्सिडरी का ही पर शेयर अशोक लेलैंड को मिलने की संभावना है अगले 1-2 साल में। तो उसके चलते राइट नाउ हमारा टारगेट 170 रुपीज का है, बट हम ये मानते हैं कि जैसे ही ये वैल्यू अनलॉक होगी तो शायद ये स्टॉक 200 रुपया भी इजीली पार कर सकता है नेक्स्ट 1-2 साल में। अशोक लेलैंड पे हम बहुत ही बुलिश है। ओके, तो अशोक लेलैंड होगा जहां पर कि आप खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है 170 के लेवल्स के लिए। चलिए, अब 3 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईआरसीटीसी और अशोक लेलैंड। अब अगले शेयर के लिए वापस चलते हैं सुदीप जी के पास। सुदीप जी, आपके तरफ से दूसरा शेयर कौन सा होगा? ये आईटी सेक्टर पे हम लोग बुलिश है पिछले करीब 1 साल से, और वो बुलिशनेस अभी भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। हम लोगों का बिलीफ ये है कि ये जो आईटी सेक्टर में रैली हम लोगों को देखने को मिल रहा है, शायद इसका करीबन 30 से 40% अपसाइड ऑलरेडी देख चुके हैं, पर बाकी अभी भी 60-70% अपसाइड बाकी है। ओवरऑल आईटी सेक्टर पे पॉजिटिव है, और इसी आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक में हम लोग बहुत पॉजिटिव है। और अगर आईटी सेक्टर में किसी कंपनी को चुनना है तो एचसीएल टेक। और ये मैं 1 क्वार्टर का रिजल्ट, 1 क्वार्टर का नतीजा इसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो मल्टी ईयर बात कर रहा हूँ। देखिए, एचसीएल टेक का खासियत ये है कि ये हमेशा से फोकस रहा है प्लेटफॉर्म्स, आर&डी, इंजीनियरिंग, डिजिटल, क्लाउड, ये सब चीज पे इनका फोकस था, प्रोडक्ट पे इनका फोकस था, और उसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में इस कंपनी को मिलेगा, यही उम्मीद है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और भी इंप्रूव हो रहा है। आने वाले क्वार्टर्स में कैश फ्लो भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की संभावना है, जिससे कि निवेशक के लिए डिविडेंड पे आउट बढ़ने की उम्मीद रहेगी। ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटिवली अगर पीयर कंपैरिजन करे तो अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, और यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। 1650 रुपया टारगेट रख के 1 साल का नजरिया जरूर रखिए जब आप काउंटर में एंटर कर रहे हैं। ओके, तो पोर्टफोलियो के ब्रह्मास्त्र में ये आपके लिए चौथा ब्रह्मास्त्र एचसीएल टेक। अगले 1 साल के लिए आप नजर रख सकते हैं। वैल्यूएशंस भी काफी आकर्षक है, 1650 के लेवल्स दिख रहे हैं एचसीएल टेक में। आशीष जी, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक मेरा एक लार्ज कैप है, वेदांता। मेरा मानना है बीडीएल जो है ये काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है निवेशकों को इस साल में। और रीजन ये है कि जो भी कमोडिटीज जिसमें ऑपरेट करते हैं उनके दामों में पिछले 1 साल में 50 से 75% का राइज आया है। तो चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, ऑयल एंड गैस हो, सभी तरफ बहुत मुनाफा इस बार देखने को मिला है वेदांता में। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल में उनका जो नेट प्रॉफिट था करीब 15,000 करोड़ था। इस साल मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि यदि ऐसे ही कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के प्राइसेस बने रहे तो 30,000 करोड़ का कम से कम मुनाफा वेदांता करेगा। तो कम से कम इसका जो ईपीएस रहेगा वो 50 रुपए से 55 रुपए पर शेयर तक ईपीएस पॉसिबल है। तो अभी भी मेरा मानना है वेदांता में बहुत वैल्यू है, और जो कमोडिटी प्राइसेस में बूम आया हुआ है ये बहुत जल्दी कूल डाउन नहीं होगा। इसको कम से कम 1, 1.5, 2 साल लगेगा प्राइसेस को स्टेबलाइज होने में। तब तक आप देखेंगे कि ये जो मेटल कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड लेवल पे बनी रहेगी। तो इसलिए वेदांता बिल्कुल बाय करने की सलाह है, और 1 साल का मेरा प्राइस टारगेट इसमें करीब 500 रुपए का रहेगा। तो करीब 500 तक के लेवल्स वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। तो 5 शेयर्स हमने आपको बता दिए हैं, एसबीआई लाइफ, आईआरसीटीसी, अशोक लेलैंड, एचसीएल टेक और वेदांता। इन 5 स्टॉक्स पर आप नजर रखिए, यहाँ पर अगले 1 साल में शानदार लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 5 बता दिए। अब नेक्स्ट 5 के लिए चलते हैं मितुल के पास अगला शेयर जानने के लिए। मितुल, अब इस श्रेणी में आपकी तरफ से नेक्स्ट शेयर कौन सा होगा? जैसे कि सुधीर जी ने बताया, आईटी सेक्टर में मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी अनफोल्ड होनी बाकी है। हम भी यही थीम को मानते हैं, और उसी के चलते अगर आईटी सेक्टर के सब सेगमेंट्स की बात करें तो विद इन सेगमेंट्स में जो बीएफएसआई सेगमेंट्स है, उसी तरह डिजिटल जो है, एंटरप्राइजेस, क्लाउड्स, ये सारे ही थीम
इन टर्म्स ऑफ साइक्लिकल रिकवरी काफी हद तक प्ले आउट हो चुके हैं, बट अभी भी कुछ अपसाइड पोटेंशियल उसमें बाकी है, बिजनेस पोटेंशियल। बट एक सेगमेंट है जो बिकॉज ऑफ डेट सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन जरा भी नहीं चला है, वो है टेलीकॉम सेक्टर। सो टेलीकॉम में जैसे हम देख रहे हैं इंडिया और ग्लोबली भी एक बड़े ही जोर से रिवाइवल हो रहा है, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट टेक महिंद्रा को जा सकता है। टेक महिंद्रा का नियरली 40% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टेलीकॉम सेक्टर से आ रहा है। तो टेलीकॉम साइकिल प्ले करने के लिए या साइक्लिकल रिकवरी के लिए टेक महिंद्रा हमको सबसे ज्यादा बेहतरीन रखता है विद इन आईटी पे, क्योंकि वहां पे 5G रोल आउट जो ग्लोबली स्टार्ट हुआ है रिसेंटली और आगे अगले 4 से 5 साल तक जोर शोर से चलेगा, इसमें विद इन एंटायर आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ही सबसे बड़ा लीडर रहा है और उसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। और डिजिटाइजेशन, क्लाउड्स, ये सारे ही बिजनेस सेगमेंट में डबल डिजिट रेवेन्यू CAGR अगले 2-3 साल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब भी टेलीकॉम वापस आ जाता है अपने प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा आगे, तो मार्जिन एक्सपांशन का सबसे बड़ा पोटेंशियल ये कंपनी को मिलेगा। और वैल्यूएशन कंफर्ट में कंपनी ने हिस्टोरिकली 20% डिस्काउंट टू लार्ज कैप पीयर्स ट्रेड हुई है, राइट नाउ 30% डिस्काउंट पे है। तो आगे जाके ये डिस्काउंट भी 10 से 12% पे आ सकता है। तो यहाँ पे अर्निंग अपग्रेड के साथ साथ वैल्यूएशन एक्सपांशन की स्टोरी भी है। तो टेक महिंद्रा 20 से 40% अपसाइड अगले 1-1.5 साल में दे सकता है जरूर, और ये हमारा सेकंड टॉप पिक है। ओके, तो सेकंड टॉपिक है मितुल की तरफ से टेक महिंद्रा। अब आईटी स्पेस से आपको 2 शेयर देखिए सुझाए गए, इसमें HCL टेक और सुदीप जी की तरफ से, और दूसरा है टेक महिंद्रा। देखिए भारत का जो फोकस जिस तरह से डिजिटाइजेशन पर इस वक्त जा रहा है, हमने कोरोना काल में देखा कि लॉकडाउन लग गया था, डिजिटाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और ऐसे में आईटी स्पेस के जितने भी प्लेयर्स थे वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमने देखने को मिल रहा है। तो ये दूसरा स्टॉक होगा आईटी स्पेस से। टेक महिंद्रा आपको सुझाया जा रहा है अगले इस साल के लिए 1750 तक के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अब सुदीप जी वापस से आपके पास आते हैं। एक और थिंग जहाँ पर सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको सुधारने के लिए भी लगातार हम देख रहे हैं रिसेंटली काफ़ी सारी घोषणाएं भी हुई हैं। स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका, और अगला शेयर भी बताइए आपकी तरफ से जो ब्रह्मास्त्र के रूप में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, और जैसे आपने सही जिक्र किया कि सरकार की तरफ से पब्लिक स्पेंडिंग जो कहा जाता है, जो शायद अभी भी जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हो पाया, और आने वाले दिनों में सरकार कमिटेड है करने के लिए, और इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलने की संभावना है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया जा रहा है डिफरेंट स्कीम्स के जरिए, ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट है और जिसमें बहुत पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी भी है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी लगे और एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट हो जो कि देश के लिए काम आए आने वाले दिनों में। तो इसी सेक्टर से कुछ लगा हुआ कंपनी जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ। देखिए ये बहुत न्यूज़ में रहता है, बहुत कुछ हो रहा है इसमें, इस ग्रुप में, पर इस ग्रुप का एक कंपनी अगर हमको पिक करना हो तो यही कंपनी हम पिक करेंगे, क्योंकि बहुत ही तगड़ा एसेट बेस इस कंपनी का है, और ये इसका जो पोर्ट है मुंद्रा, वो एक नॉर्थ इंडिया का गेटवे बन गया है कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए, और ये एक बहुत ही बड़ा हिंटरलैंड को केटर करता है। एफिशिएंसी वाइज भी बहुत अच्छा है, और जो रिलेटेड एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं पोर्ट्स, उसके जरिए इनका एफिशिएंसी और इनका ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होने की संभावना है। एक कॉनकॉर एक्विजिशन का बात चल रहा है, अगर कॉनकॉर एक्विजिशन कर पाए तो आई थिंक दैट विल बी अ फेदर इन देयर कैप। 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की बात कर रहे हैं, दैट ऑल्सो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। ओवरऑल हम लोग यहाँ पे बहुत पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, और 975 रुपया का टारगेट लेके 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो ये होगा अगला स्टॉक। 1 साल में 975 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप नज़र रखिए।
आशीष जी, अब आपके पास आएंगे। अनलॉक थीम में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो कि अब फोकस में थे और धीरे धीरे जिस तरह से अब इकोनॉमी में रिकवरी चालू हुई, हम देख रहे हैं इस स्पेस में जितने भी स्टॉक्स, जितनी भी कंपनियां थी, वो भी धीरे धीरे अब रिकवरी की तरफ बढ़ रही हैं और शेयरों में भी हमने देखा कि अच्छा प्रदर्शन बीते कुछ हफ्तों में देखने को मिला है। इस स्पेस में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि आपको पसंद आ रहे हैं और अगला शेयर कौन सा होगा आपकी तरफ से? जी, बिल्कुल इस क्षेत्र में जो हमें समझ में आता है कि होटल जो एक सेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा आगे परफ़ॉर्म करेगा। तो होटल में हमने आइडेंटिफ़ाई किया है लेमन ट्री होटल। मेरा मानना है कि अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, 4,500 करोड़ के करीब मार्केट कैप के आसपास कंपनी कोट हो रही है। और यूएसपी क्या है इस कंपनी का कि उनके पास में 50 सिटीज़ से ज़्यादा में इंडिया और दुबई में भी उनका होटल है। वहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं। 8 उनके ब्रांड्स हैं और इस गिरावट के बाद में अभी भी जो उनका जो स्टॉक प्राइस है, वो जो उनका आईपीओ प्राइस था 2018 में उसके नीचे ही मिल रहा है। ₹56 में आईपीओ आया था, अभी भी शेयर ₹54 में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना है डोमेस्टिक ट्रैवल का और ये क्योंकि ये मिड सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्शन आगे अगले 1 से 2 साल देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है और होटल सेक्टर के में अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है और 75 से ₹80 का टारगेट मेरा अगले 1 से डेढ़ साल के लिए लेमन ट्री होटल में रहेगा। ओके, तो लेमन ट्री अनलॉक थीम में देखिए हमने देखा होटल शेयरों में भी शानदार तेज़ी देखी गई है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र रख सकते हैं, इस कंपनी पर भी नज़र रख सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है इस शेयर में भी और 80 तक के लेवल्स अगले 1-1.5 साल में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा है आशीष जी की तरफ से। अब मितुल के पास चलते हैं नेक्स्ट इस श्रेणी में अगला शेयर जानने के लिए। मितुल, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा पोर्टफोलियो के ब्रह्मास्त्र में? जैसे कि हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, कमर्शियल व्हीकल साइकिल की, तो उसी के चलते एक कंपनी है जिनसे इन दोनों ही सेगमेंट के रिवाइवल का फायदा काफी हो सकता है। इसके उपरांत जो रिसेंटली क्रूड प्राइस $84-85 तक जा चुका है, जिसके चलते सीधा बेनिफिट जो शेल गैस कंपनीज थी, वो उनके रिवाइवल पे आता है इम्पैक्ट, जो बेनिफिट भारत फोर्ज को जाता है। सो हमारा तीसरा टॉपिक है भारत फोर्ज, जिसमें हम ये मानते हैं कि कमर्शियल व्हीकल अपसाइकल का सारे ही बेनिफिट उसे है डोमेस्टिकली। ग्लोबली भी कमर्शियल व्हीकल अपस्विंग में है, यूरोप, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका ट्रक, क्लास 8 ट्रक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन ऑटो इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी कंपनी काफी इंप्रूवमेंट आ रही है। और ऑयल एंड गैस सेगमेंट है जहां पे एक कंपनी का रेवेन्यू 15 से 20% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू हुआ करता था, जो क्लोज टू जीरो हो चुका था पिछले 2 सालों में, क्योंकि क्रूड $25-30 पे जा चुका था। तो फिर से क्रूड के 80-85 के लेवल पे जाने की वजह से सडनली एक स्पर्ट दिखने मिलेगा हमें अगले 2 साल के लिए ऑयल एंड गैस सेगमेंट में यूएसए से। सो जिसका बेनिफिट और जिसमें वन ऑफ द लीडर कंपनी भारत फोर्ज रही है। वैल्यूएशन वाइज भी अप साइकिल में कंपनी 30 से 35 के मल्टीपल पे ट्रेड हुई है, हालांकि अभी वो 20-25 के रेंज में है, क्योंकि कंपनी के एबिटा मार्जिन 28 से 30% सेगमेंट में, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। कोई भी एंसिलरी कंपनी 25-30% वाले एबिटा मार्जिन नहीं बनाती है। ये सारे ही पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं कि 35 पी मल्टीपल कंपनी को जरूर मिलेगा अगले 1 से 2 साल में। तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए भारत फोर्ज हमारा थर्ड पिक है, जहां 15 से 25% अपसाइड पोटेंशियल ये करंट लेवल से भी जरूर देख सकते हैं। ओके, तो भारत फोर्ज होगा अगला शेयर 970 के लेवल्स के लिए। चलिए, आपको 9 स्टॉक्स अभी तक बता चुके हैं इस पूरे श्रेणी में। अब आखिरी ब्रह्मास्त्र बचा है और उसके लिए अब हम चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, आपकी तरफ से आखिरी ब्रह्मास्त्र कौन सा आ रहा है? आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा होगा सर? अच्छा, ओके। मुझे लगा शायद सुदीप जी से शुरुआत होगी तो इसलिए। तो मेरी तरफ से जो स्टॉक रहेगा, एक स्मॉल कैप स्टॉक में देना चाहूँगा, क्योंकि ये 2 मैंने लार्ज कैप स्टॉक दिया, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप स्टॉक देते हैं।
पे थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंसिंग हो जाता है। तो विश्वराज शुगर, ये एक मेरी तरफ से एक शुगर और जो आपका ब्लेंडिंग रिलेटेड अल्कोहल है, उससे रिलेटेड ये स्टॉक है। तो फिगर यहाँ पर ये कि शुगर के प्राइसेस में भी हमने काफ़ी अच्छा खासा इजाफा देखा है पिछले 1 साल में, और यहाँ पर जो ब्राज़ील रिलेटेड कंसर्न है, उनके चलते शुगर के प्राइसेस में अभी भी कोई कूलिंग डाउन इफेक्ट नहीं है। दूसरा, 2025 तक जो ब्लेंडिंग होने हैं अल्कोहल जो ईएनए का जो पेट्रोल में, तो वो करीब 20% तक आगे बढ़ेगा। तो वहाँ पे करीब हमें 1000 करोड़ लीटर आपको ब्लेंडिंग के लिए अल्कोहल चाहिए, जबकि आपकी कैपेसिटी अभी इंडस्ट्री सिर्फ 450 करोड़ पर लीटर है। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है, और ये कंपनी भी अपना जो अल्कोहल की ब्लेंडिंग के लिए कैपेसिटी है उसे 2.5 टाइम्स कर रही है अगले 1 साल के अंदर, और शुगर की कैपेसिटी के लिए भी अपना एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी लगा रही है। इसके अलावा ये कर्नाटका में जिस बेल्ट में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर जो बेस्ट क्वालिटी की शुगर है वो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरा मानना है जो पिछले 2 साल पहले जो उनका लॉस था करीब 17 करोड़ का, अगले साल में मेरा उम्मीद है कि करीब 22-23 करोड़ का प्रॉफिट उसके सामने डिक्लेयर कंपनी करेगी। तो इस स्मॉल कैप स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं और 1-1.5 साल के पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक जी, तो देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये पूरा स्टॉक्स मिलाकर हमने आपके लिए एक पूरा ब्रह्मास्त्र तैयार किया, एक पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है। तो इन 10 स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। चलिए सुदीप जी, आशीष जी, वितुल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्टॉक्स सुझाने के लिए। और एक बार फिर से ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।